नमस्कार। आज हमारे पास ना मानसिक मजबूती और मुश्किलों से उभरने की क्षमता पर कुछ दिलचस्प लेख, शोध और नोट्स हैं। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग मटेरियल है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि ये लचीलापन, धैर्य और ये जो मानसिक दृढ़ता है ये असल में है क्या, और इन्हें खुद में कैसे विकसित किया जा सकता है। बिल्कुल। और इन स्रोतों में एक क्रम सा बताया गया है। हाँ, मैंने भी देखा कि शुरुआत होती है लचीलेपन से, फिर आता है धैर्य, उसके बाद मानसिक दृढ़ता और आखिर में एक और लेवल है एंटी फ्रेजिलिटी। एंटी फ्रेजिलिटी। हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये सीढ़ियां हैं एक के ऊपर एक। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो लचीलापन रेजिलियंस वो पहली सीढ़ी है। अच्छा। स्रोत कहते हैं कि ये बस मुश्किलों से, तनाव से या किसी झटके से निपटकर वापस उछलने जैसा है। बाउंस बैक करना जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, बस वापस अपनी जगह पे आ जाना बिना टूटे। ठीक है। तो फिर धैर्य ग्रिट, जिसका जिक्र एंजेला डकवर्थ भी करती हैं, वो कैसे अलग है? हाँ, ग्रिट में ना एक लंबे समय का नजरिया जुड़ जाता है, जुनून और दृढ़ता। अच्छा, सिर्फ एक बार वापस खड़ा होना काफी नहीं। नहीं, धैर्य का मतलब है लंबे समय तक टिके रहना। जब बार बार मुश्किलें आए तब भी अपने लक्ष्य पर डटे रहना। ये वो मैराथन वाली हिम्मत है, स्प्रिंट वाली नहीं। समझ रही हूँ। तो फिर मानसिक दृढ़ता, मेंटल टफनेस, वो इन सब से कैसे आगे है? देखिए, स्रोत इससे ना एक ज्यादा एक्टिव, ज्यादा व्यापक क्षमता मानते हैं। एक्टिव मतलब ये सिर्फ वापस आना या टिके रहना नहीं है, ये दबाव में भी अच्छा परफॉर्म करने की काबिलियत है। फोकस बनाए रखना, आत्मविश्वास बनाए रखना। ओके। इसमें अक्सर वो 4C वाला मॉडल आता है। हाँ, 4C, कंट्रोल, कमिटमेंट, चैलेंज और कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। ये कंट्रोल वाली बात थोड़ी और समझाएंगे? क्या कंट्रोल करना? सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं होता। सही कहा। कंट्रोल का मतलब यही समझना है कि क्या वाकई हमारे हाथ में है, जैसे हमारे विचार, हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, और क्या नहीं, जैसे बारी घटनाएं, दूसरे लोग क्या करते हैं। अच्छा। ये वो स्टोइक फिलॉसफी वाला आइडिया है ना, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। हाँ, सुना है। और बाकी किसी? वो तो सीधे हैं। कमिटमेंट अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पण, चैलेंज यानी मुश्किलों को सीखने का एक मौका समझना, नेगेटिविटी की जगह अवसर देखना। बिल्कुल। और कॉन्फिडेंस, जाहिर है, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि स्रोत कहते हैं ये कोई फिक्स चीज नहीं है, इन्हें सीखा जा सकता है। जी हाँ, ये स्किल्स हैं जिन्हें डेवलप किया जा सकता है। तो फिर कैसे, क्या तरीके हैं? कई सारे प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं। एक तो है माइंडफुलनेस और ध्यान। अच्छा। वर्तमान में रहना, अपने विचारों, अपनी भावनाओं को बस देखना बिना जज किए। इसमें सांस लेने के व्यायाम आते हैं, बॉडी स्कैन है, यहाँ तक कि गार्डनिंग भी माइंडफुली कर सकते हैं। ये सब हमें थोड़ा स्पेस देते हैं रिएक्ट करने से पहले सोचने का। और वो जो नेगेटिव सोच के लूप में फंस जाते हैं, उसका क्या? हाँ, उसके लिए है कॉग्निटिव रीअप्रेजल। सुनने में भारी है। हाँ, पर है सीधा। अपनी नेगेटिव सोच को पहचानो और उसे चैलेंज करो। सवाल पूछो खुद से। जैसे क्या ये बात 100% सच है? इस सोच का सबूत क्या है? क्या इसे देखने का कोई और तरीका हो सकता है जो कम तकलीफ दे? ये तो बहुत काम का लग रहा है। अच्छा, और सेल्फ केयर, आजकल इसकी बहुत बात होती है। बहुत जरूरी है। नींद पूरी लेना, अच्छा खाना, रेगुलर एक्सरसाइज। हाँ, जैसा स्रोतों में भी है, मन और शरीर गहरे जुड़े हैं। एक्सरसाइज खासकर तनाव झेलने की शारीरिक क्षमता बढ़ाती है। और लोगों का साथ, दोस्त, परिवार। बिल्कुल। एक मजबूत सोशल सपोर्ट नेटवर्क बहुत मायने रखता है। मुश्किल वक्त में सहारा मिलता है। एक और चीज थी स्रोतों में, स्वैच्छिक कठिनाई, वॉलंटरी हार्डशिप, जानबूझकर मुश्किल चुनना। हाँ। जैसे ठंडे पानी से नहाना या लिफ्ट की जगह सीढ़ी लेना। ये थोड़ा अजीब नहीं? सुनने में शायद लगे, पर इसके पीछे आइडिया यह है कि जब हम जानबूझकर छोटी मोटी मुश्किलें झेलते हैं ना, तो बड़ी मुश्किलों को सहने की हमारी क्षमता बढ़ती है। मुश्किल चीजों का डर कम होता है। हम सीखते हैं कि अरे, हम तो ये भी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पर यहाँ एक सवाल है, क्या मानसिक दृढ़ता का मतलब एकदम इमोशनलेस हो जाना है, पत्थर बन जाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत आम गलतफहमी है और स्रोत इस पर चेतावनी भी देते हैं। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि भावनाओं को दबाने से जो कठोरता आती है ना, वो असल में भंगुर होती है, ब्रिटल। मतलब वो कभी भी टूट सकती है और इससे अक्सर बर्नआउट होता है। असली ताकत भावनाओं को महसूस करने, उन्हें समझने और फिर उन्हें मैनेज करने में, रेगुलेट करने में, उनसे लड़ने में नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। इसमें शायद वो ग्रोथ माइंडसेट वाली सोच भी जुड़ती है। निश्चित रूप से। कि फेलियर अंत नहीं है बल्कि सीखने का मौका है। बिल्कुल। ये 4Cs के चैलेंज वाले हिस्से से सीधे जुड़ा है। और एक मिलती जुलती सोच है साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, मनोवैज्ञानिक लचीलापन। हाँ, सिचुएशन के हिसाब से ढल जाना। कभी कभी किसी चीज पर अड़े रहने से बेहतर होता है कि हम अपना तरीका बदल लें, जरूरत के हिसाब से। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो इन स्रोतों से ये समझ में आ रहा है कि लचीलापन, धैर्य और मानसिक दृढ़ता, ये सब अलग अलग हैं पर जुड़े हुए हैं। हाँ, एक तरह का कंटिन्यूम है। और सबसे अच्छी बात कि हम सब इन्हें विकसित कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि या तो है या नहीं है। बिल्कुल, ये सीखने वाले हुनर है और इन्हें डेवलप करने के लिए माइंडफुलनेस है, सोचने के तरीके बदलने की टेक्निक्स है, सेल्फ केयर है, लक्ष्य बनाना है, लोगों का साथ है, कई सारे टूल्स हैं हमारे पास। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये भावनाओं को दबाना नहीं है। कतई नहीं,
बल्कि उन्हें समझना और संभालना है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। स्त्रोतों में वो एंटी फ्रेजिलिटी का जिक्र था। हाँ, मतलब ऐसी स्थिति जहाँ कोई झटका या मुश्किल हमें सिर्फ सहना नहीं सिखाती, बल्कि हमें पहले से ज्यादा मजबूत बना देती है। ना कमाल की बात। हाँ, सोचने वाली बात है कि हम कैसे मुश्किलों को सिर्फ झेले नहीं, बल्कि उन्हें अपने विकास का एक तरह से ईंधन बना लें। There is a warrior inside you, sleeping, a silent force that awakens only in the storm. What if I told you that power is real? It's not magic, it's your own mental toughness. Today, we are going to unlock that hidden superpower together, a power that helps you face any challenge, not with fear, but with fire in your eyes and hope in your heart. Life is like a great ocean, sometimes calm, sometimes stormy. We are all sailors on our own little boats. And when the waves of trouble rise high, it's easy to feel lost and scared. But what if you had an anchor that could hold you firm in any storm? That anchor is mental toughness. And it's not something you're born with, it's something you build. First, you learn to control the weather inside you. When the storm of anger or fear rages, you don't fight it. You become the eye of the storm. Calm, still, just one deep breath, and you're the one in command again. Second is commitment, a promise you make to your dreams. There will be rocks in your path, but you don't stop. You take small steps, one after another, every single day. The third and most important is challenge. See problems not as enemies, but as teachers. Every challenge comes to teach you something new, to make you stronger than before. Don't be afraid of failure. It's just a mirror showing you where you need to grow. Every loss is a secret chapter in your success story. And finally, confidence. Remember your victories. Acknowledge your strengths. You've conquered challenges before, and you will do it again. Believing in yourself is your greatest victory. Think of yourself as a kite. The fierce winds of challenge aren't your enemy. They are the very force that lifts you towards the sky. So when the winds blow harder, don't just hold on. Learn to soar. So from now on, when life sends a storm, don't run. Let it rain. Because you're not made of paper, you are made of steel. You won't just survive, you will stand tall and you will shine. So are you ready to awaken your inner warrior? Prove it. In the comments, declare your strength with #IamUnshakable. And let's build an army of hope right here. Your comment could be the spark someone else needs. Like the video to spread the fire and subscribe to join the mission. Until the next video, know the power within you. You are stronger than you think. See you soon. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਟਫਨੈਸ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਖ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੋਟਸ ਵੀ। ਮਕਸਦ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰਿਟ। ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰਿਟ, ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨੇ ਪਰ ਹੈਗੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਗ੍ਰਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨੂਨ ਤੇ ਲਗਨ। ਹਾਂ, ਪਰਸੀਵਰੈਂਸ। ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ ਫਿਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਮੰਦਰੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਈ ਸਰੋਤ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, 4C ਮਾਡਲ। 4C, ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? C ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਕੰਟਰੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ, ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕਈ ਸਰੋਤ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਟੋਇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਡਾਇਕੋਟਮੀ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ, ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦਾ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਆਭਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ ਵੱਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਚੰਕਿੰਗ। ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਛੋਟਾ ਕਦਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ।
ਉਹ ਤੀਜਾ ਸੀ ਚੈਲੰਜ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਫਰੇਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਸੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮਿਟਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ 4C ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਅਚਾਨਕ ਤਣਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ, ਕੁਝ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਪਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕਸ ਬਰੀਥਿੰਗ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ? 4 ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਹ ਅੰਦਰ, 4 ਰੋਕਣਾ, 4 ਬਾਰ, 4 ਫਿਰ ਰੋਕਣਾ, ਇੱਕ ਚੁਕੋਰ ਡੱਬੇ ਵਾਂਗ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਹ, 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਪਰ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਯਾਨੀ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਨੀਂਦ, ਖੁਰਾਕ, ਕਸਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ। ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਦੋਸਤ, ਪਰਿਵਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਰਾ, ਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਕੰਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ, ਖੇਡਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਘਟਦਾ, ਬਰਨਆਊਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਖਤ ਬਣਨਾ, ਟਫ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ? ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਠੋਰ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸਰੋਤ ਮਾਨਸਿਕ ਲਚਕਤਾ ਯਾਨੀ ਮੈਂਟਲ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਸਿਰਫ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਜਾਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ ਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ ਕੀ ਸਿਰਫ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ, ਢਾਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। हाँ, ये सोचने वाली गल है। शायद असल ताकत इसे अनुकूलता विच ही होवे। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे आप शायद जानते भी नहीं। एक ऐसी ताकत जो तूफानों में भी आपको टूटने नहीं देती। क्या आपने कभी उस शक्ति को महसूस किया है? ये कोई जादू नहीं, ये है मेंटल टफनेस। आज हम उस अनोखी शक्ति को जानने वाले हैं जो आपके अंदर छुपी है। एक ऐसी शक्ति जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देगी, बिना उम्मीद खोए, बिना अपना फोकस गंवाए। जिंदगी एक समुंदर की तरह है, कभी शांत तो कभी लहरों से भरी, और हम सब अपनी कश्ती में सवार हैं। कई बार मुश्किल की लहरें इतनी ऊंची उठती हैं कि लगता है सब कुछ डूब जाएगा। डर लगता है, हिम्मत टूटने लगती है। पर सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा एंकर हो जो आपको हर तूफान में संभाल ले, वही एंकर है मेंटल टफनेस। ये कोई सुपर पावर नहीं है जो सिर्फ कुछ खास लोगों के पास होती है। ये एक स्किल है, एक आदत है जिसे कोई भी, हाँ आप भी, सीख और बना सकते हैं। सबसे पहला कदम है कंट्रोल, अपने इमोशंस के मालिक बनना। जब गुस्सा, निराशा या डर का तूफान मन में उठे तो बस एक पल के लिए ठहर जाइए। एक गहरी सांस जो उस तूफान को शांत कर दे। ये छोटा सा पॉज आपके हाथ में कंट्रोल वापस दे देगा। दूसरा है कमिटमेंट, अपने लक्ष्य, अपने सपनों के प्रति एक अटूट वादा। रास्ते में पत्थर आएंगे लेकिन आपको रुकना नहीं है। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, हर दिन बस एक कदम आगे बढ़ाइए। तीसरी और सबसे जरूरी चीज है चैलेंज। मुश्किलों को एक दुश्मन नहीं, एक गुरु समझे। हर चुनौती आपको कुछ नया सिखाने आती है, आपको पहले से बेहतर बनाने आती है। फेलियर से मत डरिए, वो तो एक आईना है जो आपकी कमियों को दिखाता है ताकि आप उन्हें ताकत में बदल सके। हर हार आपकी जीत की कहानी का एक जरूरी पन्ना है। और आखिरी है कॉन्फिडेंस। अपनी जीत को याद रखिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आपने पहले भी मुश्किलों को हराया है और आप आगे भी हरा सकते हैं। खुद पर विश्वास करना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है।
याद रखिए, आप उस पतंग की तरह हैं जो हवा के खिलाफ ही सबसे ऊंची उड़ती है। चुनौतियों की हवा आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपको और ऊंचा उठाने के लिए आती है। बस अपनी विश्वास की डोर को मजबूती से थामे रहिए। तो अब से जिंदगी की तूफानों से डरिए मत, उनका सामना कीजिए, अपने मन को फौलाद बना लीजिए। आप सिर्फ चुनौतियों में डटकर खड़े नहीं रहेंगे, आप हर बार एक विजेता बनकर निकलेंगे। तो क्या आप इस सफर के लिए तैयार हैं? कमेंट में #मेरा एंकर लिखकर बताइए वो एक चीज जो आपको मजबूत बनाती है। चलिए एक दूसरे की ताकत बनते हैं। वीडियो को लाइक करें और इस हिम्मत भरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक अपनी अंदर की शक्ति को पहचानिए। आप सोचते हैं उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। मिलते हैं जल्द ही। Have you ever looked at someone and just wondered how they keep it together under pressure? Well, here's the secret. Mental toughness. It isn't some superpower you're born with, it's a skill. It's a practical, learnable skill set that, honestly, anyone can build to navigate life's challenges. So let's get into it. Let's dive into the blueprint for building it. I mean, this is the big question, isn't it? You see it everywhere, in sports, at work, in our own lives. The good news? The answer isn't some genetic lottery. It's really about having a framework, a blueprint for building your own internal fortitude. And that is exactly what we're going to map out right now. Okay, first things first, let's get our terms straight because you hear these words thrown around a lot. Think of resilience as your psychological shock absorber. It's that ability to take a hit and get right back up. Grit, on the other hand, well, that's all about the long game. It's the passion and the perseverance to stick with your long-term goals year after year. It's the marathon, not the sprint. So where does mental toughness fit in? Well, it's kind of the umbrella that brings it all together. It's the ability to consistently perform when the heat is on. It combines that bouncing back of resilience with the sticking it out of grit, but it's proactive, you know? It's not just about surviving, it's about thriving. And it turns out it's one of the strongest predictors of success out there. So how do we actually build it? We start with a blueprint. This framework, known as the 4 C's, is super simple, it's memorable, and it's an incredibly powerful model for developing your own mental toughness. We're going to walk through each one of these pillar by pillar. Let's start with the very first pillar, control. Now, this is not about controlling the world around you, because that's impossible. This is about mastering your internal world. It's about the degree to which you feel you're in command of your own life and, crucially, your emotional responses to it. This idea is not new at all. In fact, the ancient Stoics were the original masters of this. They called it the dichotomy of control, and let me tell you, it's a game changer. You basically draw a line in the sand. On one side, your thoughts, your choices, your actions. On the other side, everything else. The secret to inner peace and just being effective is pouring 100% of your energy into what's on your side of that line. So how do you actually practice this when anxiety spikes and your mind is racing? Here is a brilliant practical tool, the 5-4-3-2-1 grounding method. When you feel that panic rising, you just run through this checklist. It literally short-circuits the panic by forcing your attention away from that internal storm and onto your external sensory world. It is an instant way to get back in the driver's seat. All right, so once you start to master your inner world, you can direct that energy outward. And that's where our second pillar, commitment, comes in. This is your why. This is what turns that fleeting willpower into real, enduring perseverance. Now, the key here is that commitment isn't just about setting a goal. It's about having stickability. It's that deep down dedication that just keeps you going when things get tough or boring or when a million distractions pop up. It's the engine that's going to power you across the finish line. But what happens when a goal is so big, it's just paralyzing? You use the power of chunking. This is such a simple but profound strategy. You take that giant goal, like running a marathon, and you break it down into ridiculously small steps. Your first goal isn't 26.2 miles, it's just putting on your running shoes. Each tiny success builds momentum and it prevents that psychological overwhelm that kills so many good intentions. Now, if you have that kind of commitment,
you will inevitably face adversity. There's no way around it. So the third pillar is all about your relationship with adversity itself. It's about challenge, about reframing obstacles not as threats, but as genuine opportunities for growth. And the core of this pillar is what's called a growth mindset. It's this fundamental belief that your talents aren't just fixed in stone. And when you truly believe this, everything changes. A setback is no longer some verdict on your character or your ability. It's just data. It's valuable information that tells you what to try next. This really shows a powerful chain reaction that happens in our minds. A challenge appears, and an automatic thought pops up. Ugh, I can't do this. That thought creates a feeling of fear, which then drives the action of avoidance. But if you can just pause and reframe that initial thought to something like, okay, this is tough, but it's a chance to learn, you create a feeling of curiosity, which then drives the action of engagement. It all starts with reframing that very first thought. And that brings us to our final pillar, which really ties everything together: confidence. And this is not about arrogance, it's about a deep-seated belief in your ability to figure things out. It's the very cornerstone of what psychologists call self-efficacy. Here's the most important part. Confidence isn't something you just think your way into. It's earned. It's the result of taking action, of stepping out of your comfort zone, of acquiring skills, and proving to yourself through hard evidence that you are capable. Confidence is built, not gifted. So how do you build it? Here are 3 fantastic, totally actionable strategies. First, actively learn new things. Competence breeds confidence. Second, use visualization. Mentally rehearsing a successful outcome actually strengthens the neural pathways in your brain. You're creating a memory of success before you even start. And third, build your team. A strong support network is absolutely critical for perspective and encouragement. So there we have it, our 4 pillars: control, commitment, challenge, and confidence. It's a solid structure, right? But even the strongest pillars will collapse if they're built on sand. And all 4 of these rest on one single critical foundation. And that foundation is the mind-body connection. All of these psychological skills are powered by your physical state. Quality sleep isn't a luxury. It is non-negotiable for emotional regulation. Balanced nutrition, that's literally the fuel for your brain and your willpower. And regular physical activity is one of the most powerful tools we have to manage stress and train our body's resilience systems. You simply cannot build mental toughness while neglecting your physical health. So just remember, mental strength isn't something you either have or you don't. It is a skill, and it's built through consistent practice, just like anything else. The blueprint is right here. The tools are ready. The only question left is, what will you build today?